अग्रवाल के नाम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है। प्रत्याशियों को लेकर क्या कहना चाहिए? पिछली बार उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 50,000 पार। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो सीधे सीधे इसका डैमेज जो होगा, अगर अपनी पसंद को आप चुनाव नहीं जिता पाते हैं तो आप नेता कैसे हैं? कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया कि सुनील सोनी जो है काम नहीं करते, जबकि बीजेपी ने आकाश शर्मा के खिलाफ ये मुद्दा बनाया कि आकाश को रायपुर दक्षिण में लोग जानते नहीं। सर, कांग्रेस की अंतरकलह सामने दिख रही थी। शुरू में जब प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, प्रमोद दुबे का नाम चल रहा था, कन्हैया अग्रवाल का नाम चल रहा था, सन्नी अग्रवाल का नाम चल रहा था। तो 23 को रिजल्ट आ जाएगा, उसमें दिख जाएगा कि कन्हैया के क्षेत्र में वोट मिला है कि नहीं मिला है। आपके हिसाब से इस चुनाव का जो टक्कर है या जो तराजू में पलड़ा है, वो आप किस तरफ झुकता हुआ दिख रहे हैं? मतलब लोग ये मानकर चल रहे होंगे, वोटर ये मान के चल रहे होंगे कि उनका कैंडिडेट जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत रहा है, इसलिए वोटिंग कम हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। चूंकि रायपुर दक्षिण का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, जिसमें प्रत्याशी की घोषणा होने से लेकर सारे ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया, जिसमें सारे माहौल, सारे मुद्दे मैंने आपको समझाए। लेकिन आज जब वोटिंग हो चुका है, ऐसे में सारे मुद्दों को लेकर समीकरण को समझने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे सर हैं, जो हमें समझाएंगे कि पूरा चुनावी माहौल क्या था और अब दोनों पार्टी की क्या क्या स्थिति है। तो चलिए सर के पास चलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, चुनाव हो चुका है आज और लगभग अब समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में आपका समीकरण क्या बोलता है कि रायपुर दक्षिण में इस बार कैसी हवा चल रही है? देखिए, अभी जो वोटिंग परसेंट आया है वो काफ़ी कम है, करीब 50% के आसपास। जो अभी 6 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट बचा है, तो 50-51% वोटिंग का आया है, जो काफ़ी कम है। पिछली बार दक्षिण के आप 3-4 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 60% से 68% तक वोटिंग हुई है। तो उपचुनाव में आमतौर पे वोटिंग कम होती है, लेकिन ये जो अभी 50-52% आंकड़ा आ रहा है, ये अगर 60 भी जाता है उस लिहाज से भी कम रहेगा। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो कम वोटिंग परसेंट को बोलते हैं कि सत्ता विरोधी लहर, लेकिन ये आम चुनाव में रहता है। ये उपचुनाव है, एक पार्टी की सरकार है और उसके कैंडिडेट हैं, उसी के विधायक थे जो पिछले 35 साल से थे। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों का उपचुनाव के प्रति रुझान कम है। मतलब लोग ये मानकर चल रहे होंगे, वोटर ये मान के चल रहे होंगे कि उनका कैंडिडेट जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत रहा है, इसलिए वोटिंग कम हुई है। कुल मिला के सबसे बड़ी बात यही है कि वोटिंग कम हुई है। जी। तो सर, वोटिंग कम होने से किसका फायदा होता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, मुख्य चुनाव और उपचुनाव दोनों में बताया अंतर होता है। मुख्य चुनाव में वोटिंग कम होने का मतलब है कि सत्ताधारी जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रति नाराज़गी है, उसके समर्थन में लोग निकल नहीं रहे हैं और उसका विपक्ष को फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये उपचुनाव है तो, और रायपुर दक्षिण ऐसा उपचुनाव है जहां बीजेपी पिछले 35 साल से लगातार जीत रही है। बृजमोहन अग्रवाल जो अभी रायपुर लोकसभा के सांसद हैं, वो 35 साल से लगातार विधायक रहे हैं और पिछली बार उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 50,000 पार। उस नारे का असर हुआ था और 60,000 से ज़्यादा वोटों से बृजमोहन अग्रवाल की जीत हुई थी। इस बार ऐसा कोई नारा नहीं दिया गया, ऐसा कोई पॉलिटिकल कैंपेन किसी पार्टी ने नहीं चलाया कि हमको इस टारगेट को अचीव करना है, इतने वोट करना है। उसके कारण भी वोटिंग कुछ कम हुई होगी, क्योंकि वोटरों को घर से निकालने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। कांग्रेस और बीजेपी सभी लोग अपने अपने लोगों को लगाए हैं। हमने देखा सुबह कि ऑटो से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, उनको लाने का काम किया जा रहा है, बूथ तक पहुंचाने का काम किए। लेकिन जिस तरीके से जितनी ज़्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए, अभी यहीं के एक साथी कह रहे थे कि ये जो इलाका है, मठपुरैना का इलाका जो है, मजदूर ज़्यादा है और मजदूर जो है रोजी रोटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ कम आए हों। तो वोटिंग जो है, ये 3-4 कारण है जिसके कारण कम नज़र आ रही है। सर, प्रत्याशियों को लेकर बहुत सारी बातें हुई। एक जगह ये बोला गया कि ऐसा प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से जिसे लोग नहीं जानते। एक तरफ ये था कि सुनील सोनी वेल नोन चेहरा है, जिसे बृजमोहन अग्रवाल ने भी बार बार कहा। प्लस बृजमोहन अग्रवाल के नाम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है। प्रत्याशियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टियों ने प्रत्याशी चयन के लिए बहुत सारे फार्मूले अपनाए हैं। सुनील सोनी जो रायपुर के सांसद रहे हैं, रायपुर के महापौर रहे हैं, उसके मुकाबले कांग्रेस ने एक युवा 35 साल के लड़के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया। अगर दोनों के राजनीतिक उसको देखा जाए तो सुनील सोनी 60 के आसपास है और ये 35 के आसपास है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सुनील सोनी की उम्र 60 साल है और वो सक्रिय नहीं है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, सक्रियता और उनकी उम्र को। उसके बाद कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया कि सुनील सोनी जो है काम नहीं करते,
सांसद रहने के दौरान उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उनकी सांसद निधि लैप्स हुई, ये सब मुद्दे थे। जबकि बीजेपी ने आकाश शर्मा के खिलाफ ये मुद्दा बनाया कि आकाश को रायपुर दक्षिण में लोग जानते नहीं। वो सबसे पहले अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बालोद के अर्जुंदा के रहने वाले हैं आकाश शर्मा, और लगातार जो है अब दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे तो उनको लोग जानते नहीं। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि आकाश शर्मा एनएसयूआई के 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3-4 साल से यूथ कांग्रेस के, मतलब करीब 10 साल की पॉलिटिक्स अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में आप किसी को एक क्षेत्र में नहीं बांध सकते। सुनील सोनी के पास जो प्रचार का सबसे बड़ा वो है कि वो अपने काम को बताने के साथ साथ बीजेपी सरकार के काम को बता रहे हैं, जो पिछले 10 महीने में बीजेपी सरकार ने काम किया है जिस तरीके से। वहीं कांग्रेस पिछले 10 महीने में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, इन चीज़ों को लेकर इस चुनाव में उतरी है। सर, अपराध का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, प्लस महंगाई के मुद्दे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। आपको क्या लगता है कि मेन मुद्दा क्या रहा होगा जिससे रियल में वोटिंग हुई है, जो कि रियल में मुद्दा रहा होगा? तो दोनों पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पे एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आपके हिसाब से मेन मुद्दा क्या था? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा था फेस, कैंडिडेट का फेस, कैंडिडेट कौन है और किसे वोट करना है। आप देखिए कि 35 साल से जिस विधानसभा में एक ही पार्टी का विधायक चुना जा रहा हो, उसके मुकाबले अगर आपने किसी नए कैंडिडेट को उतारा है तो क्या वो इस लायक है? उसका कैंपेन उस एग्रेशन के साथ चला है? क्या वो लोगों को ये बताने में सफल हुआ है कि उसकी बात सुनिए, वो विधायक बनेगा तो वो अच्छा करेगा? मुझे लगता है इस चुनाव में ये करने में कांग्रेस बहुत हद तक असफल रही है। कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाई है। अच्छा, मतलब कहीं कैंपेन के स्तर पर बीजेपी यहाँ पर भी बाजी मारती दिख रही है। कैंपेन नहीं, कैंडिडेट के फेस को इस्टेब्लिश करना। आप भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी ने किसी को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया पिछले विधानसभा चुनाव में। उसने कहा कि हमारे अलग अलग नेता हैं, अलग अलग अच्छा करेगा उसको बनाएंगे। फेस बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। आप जनाधार वाले नेता हो सकते हैं, आप पब्लिक के बीच आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के लिए चेहरा नहीं बन पा रहे हैं तो वो खतरनाक है आपके पूरे चुनाव के लिए। सर, रायपुर दक्षिण का मतलब था बृजमोहन अग्रवाल। इसे गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो बृजमोहन अग्रवाल का फैक्टर इस चुनाव में कैसा रहा? मैं वही बोला, फेस, क्योंकि यहाँ सुनील सोनी भी अपना जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पे लड़ रहे हैं। सुनील सोनी कहते हैं कि बृजमोहन जी हमारे साथ हैं, अब वो सांसद हैं, मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ, तो फेस वही है। आप कैंडिडेट देखिए कि सुनील सोनी हैं, लेकिन लड़ चुनाव यहाँ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। पब्लिक भी ये मान रही है कि बृजमोहन अग्रवाल, और इसको इस्टेब्लिश किया बृजमोहन अग्रवाल ने। बार बार कहा कि यहाँ 2 विधायक होंगे, एक मैं हूँ, दूसरा ये सुनील सोनी को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। जबकि कांग्रेस इस लेवल पर आकर इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। हालांकि दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया। पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस किसी चुनाव को लड़ रही है। करीब 1100-1200 कांग्रेस नेता इस पूरे विधानसभा के 553 बूथों पर अलग अलग जगहों पर गए, प्रचार किए। लेकिन फेस जो इस्टेब्लिश करना था बृजमोहन वर्सेस कांग्रेस का फेस, वो थोड़ा कमज़ोर रहा। सर, हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि बृजमोहन नो डाउट फेस हैं, लेकिन इस बार तो वो नहीं लड़ रहे हैं। प्लस जो बृजमोहन अग्रवाल के साथ हुआ कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने की बात भी सामने आई थी, वो भी नहीं हो पाया। जो वो स्टेट में मंत्री थे वहाँ से भी उनको हाथ धोना पड़ गया। तो ये सबको भी लेके एक नाराज़गी का स्तर देखा जा रहा था लोगों के बीच में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है, 55 विधायक थे, 54 हो गए। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार की सेहत पर। लेकिन अगर किसी पे असर पड़ेगा तो बृजमोहन अग्रवाल की सेहत पे होगा। वो सांसद चुने जाते हैं, 35 साल से यहाँ विधायक हैं। अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो सीधे सीधे इसका डैमेज जो होगा बृजमोहन अग्रवाल के कद पर पड़ेगा, उनकी आगे की भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फेस जो है बृजमोहन अग्रवाल ही है, कैंडिडेट कोई भी हो। तो बृजमोहन अग्रवाल को ये साबित करना होगा कि वो खुद चुनाव नहीं भी लड़े तो भी रायपुर दक्षिण में वो अपने पसंद के, क्योंकि सुनील सोनी उन्हीं की पसंद के हैं, पार्टी ने उन्हीं की पसंद को कैंडिडेट बनाया है, तो उन्हीं की पसंद को, अगर अपनी पसंद को आप चुनाव नहीं जिता पाते हैं तो आप नेता कैसे हैं? सबसे बड़ा जो बृजमोहन अग्रवाल के सामने सवाल है वो यही है, और उसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत की है।
जिस तरीके से वो अपना चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। छत्तीसगढ़ के में तो है ही, उनको पॉलिटिकल, चाहे आप राज्य गठन के बाद से अब तक के बहुत सारे उपचुनाव हुए, सब जगह चुनाव प्रभारी, चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल ही बनते रहे हैं। और यहाँ खैर यहाँ के श्याम बिहारी जायसवाल है मंत्री चुनाव संचालक, लेकिन संचालन बृजमोहन अग्रवाल ही कर रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी देखा था जिसमें बृजमोहन अग्रवाल लीड किए थे पूरे छत्तीसगढ़ के स्तर पे, और इस वजह से उनका नाम भी आया था कि सीएम बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। सर, एक चीज़ और जानना था कि जातिगत समीकरण को लेकर बहुत सारी बातें उठती है। रायपुर दक्षिण में ब्राह्मण वोटर हैं, प्लस मुसलमान वोटर हैं, और यहाँ पर महिला वोटर भी ज़्यादा हैं। इन सब को लेके आपका क्या विचार है, कैसे काम किया होगा? देखिए, रायपुर दक्षिण में कांग्रेस ने कैंडिडेट आकाश शर्मा को बनाने के पीछे एक बड़ा कारण था कि आकाश शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और ब्राह्मणों का करीब 30-35 हज़ार वोट है यहाँ। मुस्लिमों का भी लगभग 30-35 हज़ार वोट है। दोनों वोट मिला दे तो 70 हज़ार वोट होता है। उसमें अगर वोटिंग 60% होती है तो उस लिहाज से आप समझिए कि एक मुश्त वोट जो है, अगर कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट को लोग वोट करते हैं तो एक मुश्त वोट आकाश शर्मा के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छी, बीजेपी की रणनीति रहती है। बीजेपी ने जो उनके ब्राह्मण नेता हैं उनसे कहा कि महापौर के इलेक्शन में हम आपको कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन इस चुनाव में ब्राह्मण वोट बीजेपी में पड़वाइए। तो जो ब्राह्मणपारा है, चंगोरा भाटा है और सुंदरनगर है, ये जो इलाका है जहाँ ब्राह्मण वोटर ज़्यादा हैं, प्रभावशाली हैं और प्रबुद्ध हैं, वहाँ बीजेपी ने भी अपनी दखल बढ़ाई है और उनके नेताओं ने बहुत काम किया है, क्योंकि उन नेताओं को भी अपनी भविष्य की संभावनाओं को देखना है। उस लिहाज से अगर ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर एक चंक कांग्रेस को पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूं कि ये चुनाव हो सकता है बहुत बड़े उलटफेर का हो जाए। कुछ भी असंभव हो सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं भी सारी विधानसभा को पिछले 10-15 दिन से तो घूम ही रहा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ कि नहीं, एक चंक वोट मुस्लिम भी सारे के सारे वोटर जो है कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण भी सारे के सारे नहीं कर रहे हैं। कुछ वोट भले वो 5% 10% ही हो, बहुत बड़ा रेशियो होता है, वो बीजेपी के पाले में भी गए हैं। महिलाओं की बात किया आपने, महिला कुछ हद तक नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि वो सुनील सोनी से नाराज़ हैं। लेकिन बीजेपी क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रहती है, पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उनको कन्विंस करने की, हमने आज बूथ पर भी देखा, बहुत सारी महिलाएं नाराज़ थी कि सुनील सोनी 5 साल सांसद थे तो काम ही नहीं किए। लेकिन हो सकता है वो पार्टी की बात को, पार्टी की विचारधारा को समझ के बीजेपी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी के कमिटेड वोटर होते हैं, वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। तो महिला और मुस्लिम जातिगत समीकरण हो गया। इसके साथ ही जो युवा है, अब आप युवा की देखिए, एक युवा को पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का यूथ विंग उतना एक्टिव नहीं था जितना कांग्रेस का यूथ विंग था। कांग्रेस के यूथ विंग, जो युवा कांग्रेस के लोग हैं, वो पूरे चुनाव को, बूथ पर भी हमने देखा कि युवा कांग्रेस का 1 आदमी 2 आदमी है, तो युवाओं ने अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ा है। सर, कांग्रेस की अंतरकला सामने दिख रही थी। शुरू में जब प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, प्रमोद दुबे का नाम चल रहा था, कन्हैया अग्रवाल का नाम चल रहा था, सन्नी अग्रवाल का नाम चल रहा था। ऐसे में कांग्रेस की अंतरकला दिखने को भी मिली। किसी ने नामांकन खरीद लिया, किसी ने कुछ सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट डाले जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि नाराज़गी है। अंतरकला को लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए, अंतरकला का साफ साफ है कि कन्हैया का जो एरिया है, कन्हैया अग्रवाल को जो एरिया दिया गया है, या प्रमोद दुबे को जो एरिया दिया गया है, अब 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 23 तारीख को, 20 को सेकेंड फेज़ है, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। तो 23 को रिजल्ट आ जाएगा, उसमें दिख जाएगा कि कन्हैया के क्षेत्र में वोट मिला है कि नहीं मिला है, प्रमोद दुबे के या और भी जो नाराज़ है उनके क्षेत्र में वोट मिला है कि नहीं मिला है, उससे साफ हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना लाइन तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नेता अगर समझदार नेता है तो कम से कम अपने क्षेत्र में तो नाराज़गी को खुलकर जाहिर होने से बचाएगा और वहाँ वोट करेगा, क्योंकि उनको आगे भी राजनीति करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आखिरी चुनाव है और जीवन समाप्त हो गया है, तो वो किए होंगे, लेकिन नाराज़गी का असर तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता समर्थकों में लगता है। और प्रमोद दुबे और कन्हैया और तमाम इन नेताओं के जो वो हैं, वैसे बीजेपी में भी बहुत सारे लोग अंदरूनी तौर पे नाराज हैं, खुलकर सामने नहीं आते, क्योंकि कैडर बेस्ड का एक अपना अनुशासन भी रहता है। अनुशासन है, लेकिन वहाँ भी होता है। बहुत सारी सीटों पे हमने देखा कि बीजेपी के लोगों ने ही भीतरघात किया और कांग्रेस के लोग जीत गए। तो हो सकता है बीजेपी के जो नाराज लोग हैं वो इधर जाएं उधर जाएं, तो ये नाराजगी तो चलते रहती है चुनाव में। सर, आपके हिसाब से इस चुनाव का जो टक्कर है या जो तराजू में पलड़ा है, वो आप किस तरफ झुकता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, 2-3 फैक्टर हैं। एक तो राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और दक्षिण में उपचुनाव है, यहाँ 35 साल से भाजपा है।
तो वोटर की मनोदशा ये है कि भाजपा के पक्ष में रहें अगर डेवलपमेंट चाहिए तो। कांग्रेस ने डेवलपमेंट को ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि यहाँ विकास नहीं हुआ 35 साल में। दूसरा, वोटर ये सोचकर वोट करता है कि उसका विधायक अगर जीतता है तो उसकी क्या संभावनाएं हैं। हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल लगातार मंत्री रहे, 5 साल सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी मंत्री नहीं, बाद में मंत्री बनाए गए, अभी गायब हैं। हो सकता है कि वोटर के मन में ये हो कि सुनील सोनी अगर जीतते हैं तो मंत्री बन जाएं, जैसा कि चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल के कोटे से हो सकता है वो मंत्री भी हो जाएं, तो वोटर ये देखता है। तीसरा, जो कांग्रेस का जो युवा चेहरा है तमाम वो है, कांग्रेस के चेहरे को लेकर वो जो भरोसा है कि अगर वो विधायक बनता है, विधानसभा में जाता है तो हमारी बातों को किस तरीके से रख सकता है, ये 3-4 फैक्टर हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और हार जीत का जो पिछली बार 60,000 का आंकड़ा था, मुझे नहीं लगता इस बार उतना बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन टफ फाइट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आकाश शर्मा जीत जाएंगे या सुनील सोनी जीत जाएंगे, लेकिन हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चा है क्योंकि हम लोगों ने सब घूमा है, तो ये है कि अपर साइड में सुनील सोनी है और लोअर साइड में आकाश शर्मा, एज है, बहुत अंतर नहीं है। जो एज है वो सुनील सोनी की तरफ है। सर, ये सारे चर्चा के दौरान ऐसी कोई पॉइंट रह गई होगी जो शायद मैं पूछ नहीं पाया हूँ, तो वो भी आप बता दीजिए। नहीं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत सही सवाल पूछे हैं, बहुत सारा पूछ लिए हैं। और इसमें ये है कि अब हम लोग को 23 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए, कौन जीतता है कौन हारता है, और हमारा जो आकलन है वो कितना सही होता है, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे मृगेन सर, जिन्होंने पूरे रायपुर दक्षिण की सारी चुनावी समीकरण को बहुत ही बारीकी से समझाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई पॉइंट छूट गया होगा जिस पे बात करना रह गया होगा। अब ये देखना है कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट जो भी होगा, सर ने बता दिया है कि कांटे की टक्कर होगी, टफ फाइट देखने को मिलेगी। हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।